आपका थैंक यू। बहुत अच्छा स्कोर रहा है, तो आप खुद ही बताइए कितना स्कोर किया है आपने? सर 800 आउट ऑफ 800। और चीज़ है जिसको मैं कंसिस्टेंसी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हाँ। किसी इंसान को एक अच्छा स्कोर दिलाने में, टॉपर बनाने में। यस सर। तो कंसिस्टेंसी आप कैसे मेंटेन करते हैं? आपने 12th के साथ ही बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन के साथ ही आपने सीयूटी प्रिपेयर किया है। यस सर। तो आपको स्कूल लाइफ और ये सीयूटी प्रिपरेशन बैलेंस करना मतलब इजीली हो गया था या प्रॉब्लम्स आई थी? मतलब एक दिन में कितने घंटे पढ़ते थे आप? 12th के टाइम पर तो आगे जो आपके जो जूनियर्स आपको देखेंगे इस वीडियो के थ्रू, तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं कि आपको जल्दी शुरू करना है, स्टिक करना है टाइम पर? इसके अलावा आप क्या बताना चाहते हैं कि भाई ये काम जरूर करना? तो अगर आप हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूटी अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और आज एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमारे साथ है इस पॉडकास्ट में, जो बहुत सारे अपने जूनियर्स को बहुत कुछ सिखाने वाले हैं और आपको वाकई में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आज इस पॉडकास्ट में सीयूटी 2024 का रिजल्ट हमारे टॉपर के साथ, सुपर टॉपर जिन्होंने बहुत ही अच्छा स्कोर किया है, पर्व जैन। तो वेलकम पर्व, कैसे हो आप? थैंक यू सर, मैं बहुत अच्छा हूँ। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका Thank you. बहुत अच्छा स्कोर रहा है। तो आप खुद ही बताइए कितना स्कोर किया है आपने? सर 800 आउट ऑफ 800। ओके, तो 4 आप सब्जेक्ट्स में 200 एंड जीटी में 150 अराउंड। ओके, तो मतलब बेसिकली आप डीयू को टारगेट कर रहे हो। तो Yes, sir. हाँ, तो आपका 800 में से ही देखा जाएगा हाँ ना? यस सर। ओके, तो बहुत ही बढ़िया मतलब आपका स्कोर रहा है। और थोड़ा सा जानते हैं कि आपका जो बैकग्राउंड है वो कैसा रहा, आपकी फैमिली में कौन कौन है? सर मैं मध्य प्रदेश को बिलोंग करता हूँ। वहाँ पे एक स्मॉल टाउन है शाहगंज, सो मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और मैंने अपनी स्कूलिंग पास के कोई शहर से करी थी। और मेरी फैमिली में मेरी मम्मी है, पापा है और 2 बड़ी बहनें हूँ। ओके, नाइस। तो बाकी आपने जो कॉमर्स ली, उसके बाद अपनी प्रिपरेशन पूरी करी, सारी चीज़ें पढ़ाई करी, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हर एक स्टूडेंट को समझनी होती हैं। स्पेसिफिकली अगर हम कॉमर्स की बात करें, यस सर। तो आप सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, आप विद मैथ्स थे या विदाउट मैथ थे? नो सर, विदाउट मैथ्स। विदाउट मैथ्स थे, ओके। तो आपने आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? सर अकाउंट्स। अकाउंट्स है, Yes, ओके। sir. तो आप जब अकाउंट्स करते थे तो कभी आपको ऐसा हुआ कि अकाउंट्स में कुछ डिफिकल्ट चैप्टर कुछ हो, तो उसका क्या नाम लेना चाहोगे जो आपको सबसे डिफिकल्ट लगता था? सर ऐसा तो कोई चैप्टर नहीं था। मतलब स्टार्टिंग में तो ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट थोड़ा ग्रैब करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन लास्ट में जब वो पॉइंट आता है जहाँ पर आपको लगता है कि अरे इसके पीछे ये लॉजिक था, इसके पीछे ये लॉजिक था, हाँ। वो जो सेटिस्फैक्शन मिलती है वो सिर्फ अकाउंट्स में मिलती है, तो इसलिए मुझे वो बेस्ट लगता है। हाँ, ये बात तो है बिल्कुल, मतलब बहुत मज़ा आता है उस चीज़ को लेकर के। यस सर। तो बाकी आपका सारे सब्जेक्ट्स आप इजीली कर लेते हो, हाँ। कोई दिक्कत नहीं है? हाँ सर। मतलब कई बार होता है ना कि ये सब्जेक्ट मुझे बहुत पसंद है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। नहीं सर, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था। मतलब मैंने सभी सब्जेक्ट को काफ़ी जल्दी स्टार्ट कर दिया था 12th में। सो वही बात होती है कि जो सब्जेक्ट आप जितना जल्दी स्टार्ट कर दोगे वो उतना जल्द अच्छे से आने लगता है और फिर वो अच्छा भी लगने लगता है। तो इससे मुझे सारे सब्जेक्ट्स, डोमेन्स तो मुझे बहुत अच्छे लगते थे। बाकी मुझे जो दिक्कत हुई है वो इंग्लिश में ही हुई है। तो फिर भी इंग्लिश में आपका 200 है। हाँ यस सर। तो अभी कमेंट्स में आएगा ये तो टॉपर है, ये तो बोलेगा मेरे को तो सब कुछ आता है, सारे सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं। ठीक है, लेकिन एक होता है, अभी अगर हम बोले जैसे आपने कहा कि स्टार्टिंग हमें बहुत जल्दी कर देनी चाहिए, यस सर। तो ये तो चीज़ मैं बहुत अच्छे से मानता हूँ, क्योंकि बच्चे कई बार सोचते हैं कि अभी तो रिजल्ट आया है, ठीक है अगली क्लास में गए हैं, पढ़ लेंगे, यस सर। सारी चीज़ें हैं। बहुत स्लो वो करते हैं कि अपना एक पार्टी टाइम रखते हैं, एक रिलैक्सिंग टाइम रखते हैं। तो आपने ऐसा कुछ किया था? नो सर। सर मुझे अभी भी याद है, मतलब 11th का रिजल्ट आया था एंड मैंने ऑलमोस्ट अगले दिन से 12th की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। ओके, तो Yes, sir. अब अगर क्या कहते हैं, एक और चीज़ है जिसको मैं कंसिस्टेंसी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हाँ। किसी इंसान को एक अच्छा स्कोर दिलाने में, टॉपर बनाने में। यस सर। तो कंसिस्टेंसी आप कैसे मेंटेन करते हैं? ऑब्वियसली आपने कंसिस्टेंसी मेंटेन की होगी, तभी आपके इतना अच्छा स्कोर आया है। सर ऑब्वियसली बहुत मुश्किल होता है कि हमेशा टाइम टेबल को रिजिडली फॉलो करना और कंसिस्टेंट रहना। मैंने हमेशा तो टाइम टेबल को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करा, लेकिन मैं कोशिश पूरी करता था। और मैं एक ट्रिक बताता हूँ कि अगर आप कभी भी इंट्रोस्पेक्शन करना इज़ बहुत ज़रूरी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि आप इंट्रोस्पेक्ट कर पा रहे हो, आप खुद से पूछ पा रहे हो कि क्या मैंने सच में वो करा जो मैंने आज सोचा था। आप जब रात में सोने से पहले ये सोचकर सोओगे ना, तो आप अगले दिन वही मोटिवेशन से उठोगे कि मुझे वो भी अचीव करना है। और अगर नहीं करा था तो आप खुद को डांटोगे कि मैंने क्यों नहीं करा, और फिर आप अगले दिन ज़रूर करोगे। तो बच्चे तो कुछ और सोचते हैं कि यार अभी कुछ मूवी देख लेंगे, वेब सीरीज देख लेंगे। तो आपका कुछ ऐसा हॉबीज नहीं थी या आपका मन नहीं करता था? सर मुझे सिर्फ
हाँ, मुझे कभी कभी ज़्यादा वेस्ट ऑफ टाइम लगता है, लेकिन मैं उन्हीं पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ जो थोड़ी पढ़ाई से रिलेटेड होती है। अब देखो, आपको तो वेस्ट ऑफ टाइम लगता है, यस सर। बट पॉइंट इज दिस, जिनको मजा आता है वो कैसे मतलब उस चीज को कॉप अप करे और अपनी पढ़ाई अच्छी कर पाए। सो आई थिंक मुझे लगता है कि उसको भी टाइम टेबल के अंदर इंक्लूड कर लेना इज द बेस्ट पार्ट, कि आपने एक हफ्ते अच्छे से पढ़ा, जस्ट गिव यू अ रिवॉर्ड कि मैं मंडे को देखने वाला हूँ एक सीजन वेब सीरीज का या फिर एक मूवी, चाहे वो 2 घंटे की हो, तो वो ठीक है। अगर आप खुद को रिवॉर्डिंग सिस्टम की तरह वो रखते हो कि मैंने पूरा टाइम टेबल फॉलो करा तो मैं दूंगा, वरना फिर मैं नहीं देखूंगा। सो आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग। तो वो सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होता कई बार बच्चों में, बट यस सर। वो चीज़ आपने अच्छी बोली थी। लेकिन आपने बोला कि नहीं, मेरे को वेस्ट ऑफ टाइम लगता है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि ऐसा थोड़ी होता है, मतलब वो लोग सोचेंगे इंसान है भाई, हमें भी मन करता है कुछ एंजॉय करने का, ये सारी चीज़ें। Yes, तो sir. ऐसा तो नहीं है कि आप कहीं टाइम लगाते नहीं होगे, आपने बोल दिया वेस्ट ऑफ टाइम है, तो आप जो बोल रहे हो कि मैं टाइम टेबल में इंक्लूड कर लेना चाहिए हमें, तो आप करते थे क्या? ऐसी चीज़ थी जो आप अपने रिलैक्सिंग टाइम में करते थे? मैं अपने रिलैक्सिंग टाइम में इंस्टा चलाता था, रील्स हाँ, स्क्रॉल करते थे। अच्छा, कितनी देर करते थे? ये बहुत मतलब कमाल की चीज़ है, क्योंकि बच्चे ना ध्यान नहीं देते हैं। हाँ हाँ, रील ये भी करता है, टॉपर है, मैं भी करूंगा, कोई दिक्कत नहीं। जब टॉपर कर सकता था, हम क्यों नहीं कर सकते? वही लेकिन वहां पे होता है ना, देखते जाओ, वो एंड ही नहीं होता। तो Yes, वो sir. कैसे कंट्रोल करते हो? वो बहुत मुश्किल है, वो बहुत मुश्किल है। मेरे साथ भी कई बार हुआ है कि 10 मिनट का गैप है, वो कब 20 मिनट हो जाता है पता नहीं चलता। टॉपर्स भी परेशान है, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन सेल्फ कंट्रोल इज सेल्फ वेरी कंट्रोल। इंपॉर्टेंट। अच्छा, वो ना ब्रेक करना होता है, क्योंकि हम ना खो जाते हैं, यस सर। स्क्रीन में खो जाते हैं। तो वो अपने आप को क्या बोलते थे? बस बहुत हो गया, उठ। हाँ, ऐसे ही कुछ। ऐसा ही कुछ, ओके। हाँ, लेकिन सीयूटी के टाइम पे मतलब बोर्ड्स के बाद तो डिलीट, इंस्टा ही डिलीट कर दे, Yes. देखा? ओके, ठीक है। तो एक चीज़ मैं आपको और पूछूंगा कि जैसे ये तो चलो इंजॉयमेंट की बात होगी, हर बच्चा करता है। आपने 12th के साथ ही बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन के साथ ही आपने सीयूटी प्रिपेयर किया है। यस सर। तो आपको स्कूल लाइफ और ये सीयूटी प्रिपरेशन बैलेंस करना मतलब इजीली हो गया था या प्रॉब्लम्स आई थी? सर इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस हम लोग को इंग्लिश पर ध्यान देना है अलग से, जो क्योंकि इंग्लिश 12th की और सीयूटी की कम्प्लीटली अलग है। तो हाँ, बस उस पर एक्स्ट्रा करके रखो। और इंग्लिश में सच में मतलब जो भी जूनियर्स हैं बहुत ध्यान से सुनो, इंग्लिश कभी भी लास्ट मोमेंट पे नहीं छोड़ना। मतलब यूजुअली लोग ऐसा करते हैं कि बोर्ड्स के बाद देखेंगे, मैंने भी कभी सोचा था कि मैं बोर्ड्स के बाद करूँगा इंग्लिश, लेकिन वो पॉसिबल नहीं होता। और अगर स्ट्रेस फ्री अगर अपनी जर्नी रखनी है सीयूटी की, तो इंग्लिश को जितना जल्दी स्टार्ट कर सकते हो स्टार्ट करो। अब मुझे आपकी बात से एक कमेंट याद आ गया, मेरी वीडियो के नीचे कमेंट था, कह रहे हो सर आप स्ट्रेटजीज बता रहे हो, पहले 12th तो क्लियर कर लेने दो। देख लो बेटा, 12th के साथ ही हमें सीयूटी को प्रिपेयर करना होता है, क्योंकि ज़्यादा टाइम बचता नहीं है बोर्ड एग्जाम के बाद। यस सर। और अगर हम जीटी अगर कोई प्रिपेयर कर रहा है, कोई लैंग्वेज प्रिपेयर कर रहा है, इंग्लिश या हिंदी, तो उसमें कंप्लीटली ग्रामर और जो इंटरनेम सिनोनिम रीअरेंजमेंट्स ये सब आते हैं, जो कि 12th क्लास में बच्चे को नहीं पढ़ने होते। तो उनको प्रिपेयर करने के लिए वो 1.5 मंथ जो लगभग मिलता है वो सफिशिएंट नहीं है। नो सर, नो। तो आपको क्या लगता है, आपने कितने टाइम में अपनी जो इंग्लिश लैंग्वेज उसको कर लिया था? सर ऑलमोस्ट मैंने आई थिंक 12th के स्टार्ट से स्टार्ट कर दिया था। हाँ, तो 4-5 महीने अगर हम लगातार करें तो हम कवर कर पाएंगे। हाँ, कर सकते हैं। हाँ, लेकिन 1 से 1.5 महीना काफी नहीं है। नो सर। और सर स्पेशली जीटी के लिए तो बिल्कुल नहीं है। जीटी तो अलग ही लेवल जीटी पे, तो ठीक है? बहुत ज्यादा है। ठीक है, ओके, एक्सपीरियंस है भाई आपको उस चीज का भी। यस सर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो आप कितने एक घंटे मतलब एक दिन में कितने घंटे पढ़ते थे आप? 12th के टाइम पर तो जब नॉर्मल डेज होते थे तो आई थिंक 5-6 घंटा, एग्जाम से पहले अपार्ट फ्रॉम स्कूल एंड कोचिंग्स वगैरह जो क्लासेस आते हैं। हाँ, ठीक है। और एग्जाम के टाइम पे 12 घंटा। एग्जाम के टाइम पे। और सीयूटी जब आपको वो जो बोर्ड एग्जाम के बाद जस्ट सीयूटी का जो पहले का टाइम होता है, हाँ, उसमें आपने कितना एफर्ट्स किए? सर मतलब हाँ, ये ज्यादा लगेगा लेकिन थोड़ा सा, लेकिन इतना जरूरी मुझे नहीं 24 में से सिर्फ 30 घंटे पढ़ता था मैं, है ना? हाँ, शायद 14 आवर्स 14 आवर्स, नाइस। लेकिन शायद इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि आप सही जगह पर चल रहे हो कि नहीं चल रहे। पॉइंट इज दिस के मुझे बहुत सारी चीजें आगे करना था, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं पीछे चल रहा था, इसलिए मुझे ज्यादा पढ़ना पड़ा। मतलब पर्सन टू पर्सन वैरी करता है मेरे हिसाब से। yes, क्योंकि स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर मुझे कितने घंटे पढ़ना चाहिए, तो भाई कैसे बता सकता हूँ? मुझे कोई चीज आसान लगती है तो मैं उसको 1 घंटे में कवर कर सकता हूँ। yes, अगर मुझे कोई चीज आसान नहीं लगती तो शायद मुझे उसको करने में 5 घंटे लगे। ठीक है, तो पर्सन टू पर्सन वैरी करता है ऑब्वियसली। अच्छा, अकाउंट्स एक सब्जेक्ट जो स्पेशली मैं पढ़ा ही रहा हूँ तो इसलिए मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। अकाउंट्स बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है। यस सर। और हम तो बताते रहते, पूरे साल भर पढ़ाते हैं।
आप क्या ऐसी टिप्स देंगे कि बच्चा जो वीक है अकाउंट्स में वो स्ट्रॉन्ग कर सके? सबसे पहले तो आप अगर यूट्यूब से पढ़ रहे हो या फिर सर की क्लासेस से पढ़ रहे हो, सबसे पहले सर के वीडियो देखो। मैंने क्या करा था सर, बहुत सारे यूट्यूब पे भी सीरीज स्टार्ट होती हैं और वो स्टार्ट होती हैं ऑलमोस्ट छुट्टियों के एक महीने बाद। तो मैंने पिछले साल की सीरीज शुरू कर दी थी, मतलब 2022-23 वाली। अच्छा। तो आप ये भी कर सकते हो कि पिछले वाली सीरीज को देखना शुरू कर दो, क्योंकि आप फिर ऐसे सबसे आगे रहते हो। हाँ, क्योंकि वेट नहीं करना पड़ेगा कि अभी वही कोई भी वही सीरीज आएगी, तो पहले जो हमारे पास पहले वाली रिकॉर्डेड से है वो स्टार्ट कर कर लो। दो। यस सर। हाँ, ये भी और ठीक है। सर और भाई, एक बार वीडियो देख लिया, दिमाग में पहली बार में अकाउंट्स नहीं जाती। मेरी आज तक कोई चैप्टर पहली बार में कभी नहीं हुआ। फिर जो बुक है उसको उठाओ, और वो उसमें इतने प्यार, मतलब टी.एस. ग्रेवाल इतनी मोटी बुक इसलिए बनी है क्योंकि उसमें इतने प्यार से लिखा हुआ है सब कुछ। तो अगर आप बैठ के सच में उसको पढ़ने की कोशिश करोगे, वो बहुत प्यारी बुक है। तो मैं वैसे ही करता था, वीडियो देखो फिर बुक पढ़ो, फिर वीडियो देखो फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो साथ में लगा ही है। तो आप अकाउंट जितना जल्दी हो सके होता है उतना जल्दी स्टार्ट करो, और एक माइंड में स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। जैसे मेरा था कि मुझे 30 नवंबर तक अकाउंट्स का सिलेबस कंप्लीट करना है, क्योंकि मेरा दिसंबर में ओलंपियाड का एग्जाम था। तो आप एक ऐसी माइंडसेट बना के चलो कि आपको लॉन्ग टर्म में दिख रहा हो कि आप कहाँ जा रहे हो। ऑन गोइंग कंसेप्ट होता है ना अकाउंट्स के अंदर, गोइंग कंसर्न जिसको Yes, बोलते sir. हैं। तो बेटा वो लाइफ में मैं कहता ही हूँ कि अकाउंट्स की जितनी भी फंडामेंटल्स चीज़ें हमें बताई जाती हैं, कंसेप्ट बताए जाते हैं, वो काम आते हैं। और कहीं ना कहीं जो सक्सेसफुल हो रहा है वो उस चीज़ को फॉलो कर ही रहा है, चाहे वो जाने अनजाने कर ही रहा है उस चीज़ को फॉलो। तो आप बता रहे थे कि कई बार मतलब चीज़ें होती है, बच्चे नहीं करते। हाँ तो डिमोटिवेशन भी मतलब होता है कि कई बार हाँ, बच्चे yes, डिमोटिवेट sir. हो जाते हैं। आपके साथ होता है कि कभी आप डिमोटिवेट हो सर गए? ऑब्वियसली, मतलब अपन लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, वो एक फेज है जो आना आता ही, और आना जरूरी भी होता है। तो आप उस चीज़ से कॉप अप कैसे करते थे? सर, या तो मैं उस टाइम के लिए पढ़ाई छोड़ देता था, फिर मैं या तो अपनी सिस्टर से बात करता था, मम्मी पापा से बात करता था, और फिर अगले दिन एक फ्रेश स्टार्ट करता था। हाँ, मतलब कहने का मतलब आपका ये है कि अपने आप को एक बार रीसेट कर लो। हाँ यस सर। तो मतलब ये चीज़ देखो, मतलब बहुत यूनिक है। कई बार बोलते हैं कि सर मैं मूवी देखने लग जाता, स्किप करते हैं लोग, लेकिन पर कह रहे हैं कि मैं पेरेंट्स से बात कर लेता था, दीदी से बात कर लेता था। ये चीज़ मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग आपको सबसे ज़्यादा जानते हैं, जो आपको सबसे ज़्यादा केयर करते हैं, प्यार Yes, करते हैं, sir. वही आपको एक रीसेट कर सकते हैं, और उसके बाद आप एक शुरुआत कर सकते हो। मुझे लगता है कि एक वजह मिल जाती है कि हाँ, इन लोगों के लिए मुझे करना है, ये लोग मेरे मोटिवेशन है, आई थिंक इसलिए, है सर ना? बिल्कुल। तो मतलब बहुत ही प्यारा जवाब है, थोड़ा इमोशनल भी है ये तो। क्योंकि कई लोग होते हैं जिनको जिनको वजह नहीं मिलती, लेकिन माँ बाप ही आपके जो हैं वो सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि उन्होंने जो सेक्रीफाइस किए हैं वो उसकी कोई कीमत नहीं है, ठीक है, आप लगा ही नहीं सकते। तो वैसे आपके पेरेंट्स ने किस तरह से आपके जो सीयूटी प्रिपरेशन है उसमें सपोर्ट किया? सर, मम्मी सुबह जल्दी उठा देती थी, और फिर टाइम पर खाना और सब कुछ। यस सर। मतलब सारी चीज़ आपको सर एकदम एकदम टाइम टू टाइम मिलता था, कि अब वो टाइम टू, मतलब वो है कि मम्मी को फिर इतने टाइम तक नाश्ता बनाना ही रहता था, इतने टाइम तक खाना देना ही रहता था, तो वो भी हमारे टाइम टेबल में एकदम पार्ट बन गई थी। मतलब सिर्फ प्रिपरेशन आप नहीं कर रहे थे, आपके पेरेंट्स हाँ भी कर रहे थे। यस सर। सर वो मार्कशीट के 800 मार्क्स सिर्फ मेरे अकेले नहीं है सर, मेरी मम्मी के हैं, मेरे पापा के हैं, आप टीचर्स के हैं। तो ये जो आप बता रहे हो कि मम्मी के बारे में आपने बताया, पापा मोस्टली स्ट्रिक्ट होते हैं। तो Yes, पापा sir. का क्या रोल था आपकी प्रिपरेशन में, या उनका रिएक्शन क्या था जो आप कभी डीमोटिवेट हो जाते थे या कुछ करते थे तो? सर मेरे पापा स्ट्रिक्ट नहीं हैं, वो nice. तो बहुत बहुत अच्छे हैं, और वो हमेशा बहुत सारी बातें बताते थे, मतलब कि थ्योरेटिकल और एथिक्स के बारे में बहुत ज्ञान देते थे। तो वो हाँ, मतलब उनका लेक्चर स्टार्ट हो जाता था। तो फिर वो ठीक है, अब डिमोटिवेट नहीं हो रहे, आप बंद करो। हाँ, मतलब आपके घर में एक मोटिवेशनल स्पीकर था आपके लिए। हाँ, और मेरी सिस्टर्स भी बहुत अच्छी है, मतलब मेरी जो साथ वाली सिस्टर है, हाँ। जो हम ऑलमोस्ट सेम है, तो वो तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देती है। तो कभी भी डिमोटिवेटेड होता था उसका मोटिवेशनल वीडियो स्टार्ट हो जाता था। नाइस। तो घर वालों का रिएक्शन क्या था जब आपका रिजल्ट आया? हाँ सर, एक्चुअली मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मेरे मतलब जब मैंने आंसर की आई थी, तो वो एक बहुत शॉकिंग मोमेंट था मेरे लिए, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरे कुछ मार्क्स कटने वाले हैं, लेकिन फिर आगे जाकर वो ड्रॉप हो गए थे वो क्वेश्चंस। Okay. उसके कारण फिर मेरे फुल आए, तो वो बहुत अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए जब मैंने आंसर की चेक करी थी।
यस सर। तो अभी जैसे अगर हम स्ट्रेट टू द पॉइंट के अगर हम क्लासेस की बात करें, जैसे आपने बोला कि यूट्यूब पे आप क्लासेस देखते थे, तो आपने जो सब्जेक्ट्स की क्लासेस देखी यस सर। उसमें आप मतलब ऑनलाइन पढ़ने का जो राज है वो बताओ कि इस तरह से ऑनलाइन पढ़ा जाता है, क्योंकि ऑनलाइन पढ़कर आप टॉपर बने। ये एक मतलब एक मिथ है ना कि यार ऑनलाइन से क्या होता है, ऑनलाइन थोड़ी ना मतलब कुछ यस हो सर। पाता है, ऐसे वीडियो खोली फिर कभी भी बंद कर दी, डिसिप्लिन नहीं रहता। यस तो सर। वो स्पेसिफिकली उस पॉइंट पे आते हैं कि आपने ऑनलाइन जो तैयारी करी उससे आप टॉपर बने, तो वो रेसिपी क्या है एग्जैक्टली कि बाकी जो बच्चे अब देख रहे हैं वो उस चीज़ को फिर फॉलो कर पाए। सर रेसिपी ये है कि जब भी हम लोग ऑफलाइन जाकर पढ़ते हैं तो हमें एक टीचर होता है, यहाँ पर आपको खुद का टीचर बनना पड़ता है। सोर्सेज हैं, कंटेंट है, बस आपको खुद को या तो डांटना है या तो प्यार से बोलना है कि जाओ भाई करो। तो वो फिर ऐसे करके, और फिर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक रिजिड टाइम टेबल बना लो और फिर बोलो कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे तो फॉलो करना ही पड़ेगा, तो फिर आई थिंक हो जाता है। और हाँ, ये भी करना चाहिए कि आपको हमेशा रिजिड टाइम टेबल फॉलो नहीं करना चाहिए। आपको टाइम टू टाइम उस टाइम टेबल को देखते जाओ। जैसे कि अभी मुझे थोड़ा कम पढ़ना है, मुझे अभी कुछ और काम करना है, तो आप टाइम टेबल उसके हिसाब से बनाओ। फिर आगे जब एग्जाम्स आ रहे हैं तो आप और ज़्यादा स्ट्रिक्ट करो। तो टाइम टेबल में चेंजेस लाओ लेकिन स्ट्रिक्टली फॉलो करो। ओके, तो अड्डा 24/7 से यस आप सर। जुड़े, आपने अपनी प्रिपरेशन करी, तो अड्डा 24/7 का क्या रोल रहा है आपकी सीयूटी प्रिपरेशन और आपके रिजल्ट में? हाँ सर, बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। और मैंने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो मैं यही कहूँगा कि अड्डा की मैंने इंग्लिश की बुक खरीदी थी। मैं अभी भी बहुत लकी मानता हूँ खुद को कि मैंने ये सोचा कि मैं वो बुक खरीदूँ, क्योंकि उससे इतनी सारी वोकैब्स आई थी। मैं मतलब एग्ज़ाम देते देते खुश हो रहा था अंदर से कि अरे ये मैंने अभी पढ़ा है, ये मैंने अभी पढ़ा है। सो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था। रुबाइका मैम के सारे वोकैब के सेशंस और रुबाइका मैम ने जो भी वोकैब शीट्स प्रोवाइड करी थी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। आई थिंक 10-15 वोकैब के क्वेश्चंस आए थे जिसमें सिर्फ मुझे एक नहीं आता था, तो बाकी तो मतलब मेरे छोड़ने के ऑप्शंस बच जाते हैं इसके कारण। ओके। तो सर वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। अड्डा की फिर मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो किट थी जो OMR शीट्स के साथ थी वो मैंने परचेज करी हुई थी, वो भी बहुत प्यारी थी। और डोमेन्स में तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप PYQs कर रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। इंग्लिश में तो सर्टेन नहीं रहता कि वही फॉर्मेट की चीज़ें आ रही हैं या फिर नहीं आ रही हैं, इंग्लिश तो अनप्रिडिक्टेबल है। लेकिन बाकी डोमेन्स में एक आइडिया लग जाता है PYQs करके कि कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो आई थिंक वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था। OMR शीट्स तो मतलब जब एक्चुअल OMR शीट मैंने देखी मुझे लग रहा था कि अरे तो अड्डा वाली है जो मैंने घर पे बैठे बैठे करी है। तो वो जब एक फैमिलियर लगता है तो वो बहुत ज़्यादा सूदिंग फीलिंग होती है। और फिर मैंने लास्ट में प्रतिज्ञा बैच का इंग्लिश कैप्सूल भी परचेज किया हुआ था, तो उसमें रुबाइका मैम का ही था वो, तो उन्होंने बहुत जल्दी रिवीजन भी करवा दिया था सारे ग्रामर का और रूल्स का। तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है अड्डा ने। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोली कि फैमिलियर हो गया था मैं। हाँ यस तो सर। मैं बच्चों को कई बार बताता हूँ कि आप लोग ना जब भी प्रिपेयर करो किसी भी एग्जाम के लिए तो आप इतनी बार रिवीजन करो, आपकी रिवीजन साइकिल का जो नंबर है वो ज़्यादा होना चाहिए। और जैसा आप कह रहे हो आपका फॉर्मूला बिल्कुल फिट है कि स्टार्ट जल्दी करोगे तो आप कवर जल्दी करोगे, फिर आप रिवीजन साइकिल में जल्दी आ पाओगे। यस और सर। जितनी बार ज़्यादा आप, मैं कहता हूँ 12th क्लास CUET की अगर हम बात कर रहे हैं कोई भी एग्जाम इन दोनों में से, आप मिनिमम 5 से 6 बार एक साल के अंदर आराम से रिवीजन कर सकते हो। इतनी बार 5 से 6 बार आप सिलेबस कवर कर सकते हो। और जब ऐसा होता है तो फिर वो रिएक्शन जो पर्व ने बोला कि यार ये तो वही क्वेश्चन है जो मैंने अभी घर पे किया था, तो ये फ़ायदा होता है। और इसमें एक और चीज़ है जो बहुत इन डेप्थ मैं बोलना चाहूँगा कि फैमिलियर मीन्स व्हाट। फैमिलियर मीन्स के हमें पता है कि अब हमने सोचना नहीं है, हमारे दिमाग में पहले से ही है, बस हमारे हाथ चलते जा रहे हैं। जैसे हम यस सर। डेली किसी रास्ते से जाते हैं ना और हमें पता है कौन सा टर्न लेना है, जाते जाते हमें आदत पड़ जाती है कि अब यहाँ से मुड़ना, हमें यहाँ से मुड़ना, और हम पहुँच जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। पहली बार कोई रास्ता चलते हैं तो हमें पता होता है कि यार कौन सी गली से मुड़ूं, ध्यान नहीं आता, थोड़ा देख देख के चलते हैं। लेकिन जब हम डेली किसी एक रास्ते को फॉलो करते हैं तो हमें ऑटोमेटिक बातें करते करते चले जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा। तो सेम विद रिविजन्स, यस सर। क्या आप इतनी बार कर लो कि आपका हाथ बस लिखता जा रहा है, दिमाग पहले ही इतनी बार सोच चुका है कि उसको सोचना ही नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो ये बहुत कमाल की चीज़ थी। लेकिन यस सर। बहुत सारे कमाल की चीज़ें इस जर्नी में आपके साथ भी हुई होंगी। सबसे बड़ी चीज़ जो अभी नीट और CUT को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी, यस सर। तो उस पे आपका क्या रिएक्शन था? सर मैं भी डरा ही हुआ था बाकी सभी की तरह। और हाँ सर, मैं डरा ही हुआ था। तो जैसे नीट को लेकर के भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी, इवन कोर्ट तक केस चला गया था।
तो वो भी आप CUT के थे, फिर भी आप देख रहे होगे कि यार हाँ, क्या yes, sir. अपडेट आ रही है, उनका क्या हो रहा है, फिर हम उससे रेप्लिकेट करते हुए सोच रहे थे कि यार हमारे साथ भी तो ये नहीं होगा कहीं। तो ये चीजें थी। यस सर, यस तो सर. आपके पेरेंट्स भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, उनको भी पता हाँ, होगा। यस सर. तो आपको क्या लग रहा था, मतलब आपका मेन डर क्या था CUT को लेकर के, जो NTA का जो भी इशू चल रहा था उसमें? सर मुझे लग रहा था कि नॉर्मलाइजेशन होकर मार्क्स ऊपर नीचे ना हो जाए, पहली बात तो ये। और फिर री एग्ज़ाम हुआ था सर, उसमें तो मुझे लगा कि बहुत बहुत अजीब सिस्टम था जिस तरीके से री एग्ज़ाम हुआ। उन्होंने ना कुछ बताया था कि आपको 30 जून से पहले अपने एप्लीकेशंस भेजने हैं, कुछ नहीं था। उन्होंने अचानक से कि अब तक 1000 बच्चों को बोल दिया कि तुम एग्ज़ाम देने फिर से एग्ज़ाम दो। तो वही मुझे लग रहा था कहीं मेरा ना आ जाए उसमें, तो वो बहुत सारे डर थे। और आई थिंक इस बार कुछ ज़्यादा अजीब चीज़ें हुई CUT के साथ, NTA के साथ। हाँ, बट लेकिन ये है कि अब मन में यही लेकिन होगा, अब जो हुआ अच्छा अंत हुआ। भला तो सब भला, यस है ना? तो वैसे पूछने की जरूरत तो नहीं है, कॉमर्स से हो तो कौन सा, 800 में से 800 लाने का तो कौन सा कॉलेज टारगेट कर रहे हो आप? सर, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। और बाकी तो आपके पास सारे ऑप्शंस ओपन ही हैं। हाँ, यस तो सर। आगे आप अपने फ्यूचर में क्या सोचते हो कि आपको क्या बनना है, क्योंकि आप BCom ऑनर्स करोगे, ठीक है? तो आगे और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हमारी लाइफ बहुत लंबी है, करियर हमें बहुत कुछ देता है। तो आप क्या सोचते हो कि आपको आगे क्या करना है? सर अभी तक तो मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा फाइनेंस की तरफ और बैंकिंग की तरफ है। लेकिन अभी एकदम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होते जा रहा हूँ खुद के साथ कि अब नहीं, ये तो यही करना है। अभी मैं कॉलेज आऊँगा, लोगों से बात करूँगा और फील्ड्स को एक्सप्लोर करूँगा। तो वहाँ जैसे जैसे मेरा इंटरेस्ट बनता जाएगा उसके हिसाब से मैं आगे बढ़ूँगा। तो बेसिकली फाइनेंस में ही ढूंढोगे कुछ, है ना? हाँ, यस सर। ओके, नाइस। तो लास्ट मतलब एक थोड़ा जो हम आगे जो आपके जो जूनियर्स आपको देखेंगे इस वीडियो के थ्रू, तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं कि आप अपने एग्जाम में, क्योंकि आपने कुछ चीज़ें बहुत बहुत बार इसमें मेंशन की हैं कि आपको जल्दी शुरू करना है, स्टिक करना है टाइम पर, इसके अलावा आप क्या बताना चाहते हैं कि भाई ये काम ज़रूर करना? तो अगर आप लोग इंग्लिश और GT की प्रिपरेशन कर रहे हो तो 12th के स्टार्ट से ही करो, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसके अलावा NCERTs कवर करना इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अगर डोमेन्स पढ़ रहे हो तो NCERTs अ मस्ट। मैंने 12th में गलती करी थी कि मैंने NCERT नहीं पढ़ी थी और बोर्ड्स में कुछ क्वेश्चंस भी आए थे डायरेक्टली, तो उसके कारण मेरे मार्क्स भी कटे थे। फिर मुझे वो जो 50 डेज थे उसमें फिर NCERT को भी टाइम देना पड़ा था, इसलिए मेरा टाइम टेबल बहुत ज़्यादा हेक्टिक हुआ करता था। तो अगर आपको अपना जर्नी बहुत सूदिंग रखना है, बहुत ईजी गोइंग रखना है, स्ट्रेस नहीं चाहिए, तो NCERT एटलीस्ट 2-3 बार पढ़ के रखो बोर्ड्स ख़त्म होने से पहले। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं NCERT में, छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं, तो उसको नोट्स के फॉर्म में रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगले दिन एग्जाम है, आज आपने बस वो नोट्स को एक बार पलट के देख लिया तो दैट इज़ अमेजिंग। मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ था, इकोनॉमिक्स में मैंने वो नोट्स प्रिपेयर करे हुए थे, अगले दिन सेम टू सेम क्वेश्चंस वो नोट्स में से आई थिंक ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस आ गए थे। सो मैं फिर एग्जाम देते देते यही खुश हो रहा था कि यार ये तो कल ही करके आया हूँ। तो अगर आपको भी ये फीलिंग चाहिए तो आई थिंक शॉर्ट नोट्स, बड़े नहीं, वरना वो पढ़ने में 2-3 ही दिन लग जाएंगे, आपके पास कुछ घंटे हैं, तो उनके लिए आप नोट्स प्रिपेयर करो खुद अपने आप से। सो आई थिंक वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। नाइस, वेरी नाइस। तो मुझे लगता है कि ये जो पॉडकास्ट है, ये जो वीडियो है, ये बच्चों के बहुत काम आई होगी जिन्होंने देखी है। तो अपने जो ओपिनियंस हैं, जो अपने विचार हैं, जो आपने सीखा है इस वीडियो से, ज़रूर कमेंट्स में बताइए एंड लाइक ज़रूर करें, शेयर करें बहुत सारे बच्चों को इस पॉडकास्ट की। जो पर्व ने हमें चीज़ें बताई हैं, अपने जो इंसाइट्स दिए हैं, वो जानना मतलब उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। तो उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिए एंड अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत सारे टॉपर्स अभी आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं एंड प्रिपेयर करना ही है आपको 2024। तो 2025 के जो एग्जाम्स हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो सब्सक्राइब टू दिस चैनल। बाय बाय, टेक केयर।